इस विश्लेषण में हम सीधे उस ऐतिहासिक भूचाल के बारे में बात करेंगे जिसने जियोपॉलिटिक्स की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का पतन। ये एक ऐसी विशाल घटना थी जिसने दुनिया भर में ताकत के नए नियम लिख दिए। तो जल्दी से इस सफर पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस महाशक्ति के गिरने से, फिर समझेंगे नई विश्व व्यवस्था और शॉक थेरेपी जैसे खतरनाक आर्थिक बदलाव को। उसके बाद देखेंगे इसके भयंकर नतीजे, अलग अलग देशों में हुए युद्ध और आखिर में भारत की कूटनीति में आई नई दिशा पर आएंगे। पहला हिस्सा, महाशक्ति का पतन। आइए समझते हैं कि कैसे एक विशाल साम्राज्य लगभग रातों रात गायब हो गया। सोचिए, जब एक पूरी की पूरी ग्लोबल सुपर पावर अचानक मिट्टी में मिल जाती है तो ग्लोबल मंच पर क्या होता है? ये सच में हैरान करने वाला सवाल है, क्योंकि यूएसएसआर के अचानक खत्म होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी एक पूरी तरह से खाली जगह बन गई थी जिसे भरना आसान नहीं था। वक्त का पहिया कितनी तेजी से घुमा, ध्यान दीजिए। 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने सिस्टम में खुलापन और बदलाव लाने की कोशिश की, पर मिड 1991 आते आते कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कट्टरपंथियों ने तख्ता पलट की कोशिश की, जिसका विरोध नए नेता बोरिस येल्सिन ने बहादुरी से किया। और देखते ही देखते दिसंबर 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के समाप्त होने का ऐलान कर दिया। बस एक सुपर पावर का सफर यहीं रुक गया। दूसरा हिस्सा, एक नई विश्व व्यवस्था। 1991 की इस बड़ी घटना के बाद दुनिया का नया रूप कैसा था? सबसे अहम बात यह हुई कि 1945 से चल रहा कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध तुरंत रुक गया। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हथियारों की जो अंधी दौड़ चल रही थी और कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई। जो देश अलग हुए उन्होंने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी सीआईएस बनाया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि रशिया को यूएसएसआर का असली उत्तराधिकारी मान लिया गया, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर वाली सीट हो या फिर सारे परमाणु हथियार, सब कुछ सीधे रशिया के हाथों में आ गया। अब यहाँ दो अलग अलग दौर का अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहले दुनिया दो खेमों में बटी थी, यूएसए और यूएसएसआर, जहां हमेशा डर का एक बैलेंस बना रहता था। लेकिन यूएसएसआर के गिरते ही दुनिया अचानक यूनिपोलर बन गई, यानी अब सिर्फ एक महाशक्ति बची थी, अमेरिका। अब उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था और पूरी दुनिया पर सिर्फ कैपिटलिस्ट सोच का दबदबा शुरू हो गया। तीसरा हिस्सा, शॉक थेरेपी। एक बहुत ही दर्दनाक पर अचानक लाया गया आर्थिक बदलाव। ये नाम ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है ना, शॉक थेरेपी। असल में ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा चलाया गया एक मॉडल था जिसका मकसद था नए आज़ाद हुए देशों को कम्युनिज्म से निकालकर कैपिटलिज्म की तरफ ले जाना। पर ध्यान देने वाली बात इसके शाब्दिक अर्थ में छिपी है। इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी इलाज के नाम पर सिस्टम को एक ऐसा भयंकर झटका देना जिससे आम नागरिकों की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। आखिर इस इलाज के कदम क्या थे? ये 4 कदम थे और काफी कठोर थे। पहला, कैपिटलिज्म को बिना किसी शर्त के तुरंत अपना लो। दूसरा, जो भी सरकारी संपत्ति या फैक्ट्रीज हैं उन्हें प्राइवेट कर दो। तीसरा, खेतों में होने वाली सामूहिक खेती को पूरी तरह बंद करके प्राइवेट फार्मिंग शुरू कर दी गई। और चौथा, फ्री ट्रेड अपना लिया गया, यानी बाहर से आने वाले सामानों पर से सारे टैक्स हटा दिए गए। ये धीरे धीरे लाया गया बदलाव नहीं था, बल्कि एक झटका था। चौथा हिस्सा, गराज सेल की त्रासदी। आइए देखते हैं इस शॉक थेरेपी का जमीनी और आर्थिक नतीजा क्या निकला। 90%। ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। रूस के 90% सरकारी उद्योग और कारखाने जल्दबाजी में प्राइवेट कंपनियों की बेच दिए गए, और वो भी बिल्कुल कौड़ियों के दाम। इसी वजह से इस घटना को हिस्ट्रीज लार्जेस्ट गराज सेल यानी इतिहास की सबसे बड़ी महाबिक्री कहा जाता है। असल में सरकारी संपत्ति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वाउचर्स बांटे गए थे, पर लोग इतने परेशान और भूखे थे कि उन्होंने अपने हिस्से के वाउचर्स ब्लैक मार्केट में बेच दिए ताकि 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो सके। इस आर्थिक तबाही की गहराई को यहां साफ देखा जा सकता है। अगर 1989 में रशिया का जीडीपी 100 था, तो ठीक 10 साल बाद 1999 में वो गिरकर ठीक आधा यानी 50 पर आ चुका था। सोचिए, आगे बढ़ने की जगह पूरा देश आर्थिक रूप से बरसों पीछे चला गया था। तो इस शॉक थेरेपी ने एक भयानक आर्थिक तूफान खड़ा कर दिया। रशियन मुद्रा रूबल बुरी तरह गिर गई। आम जरूरत की चीजों की महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों की बचत राख हो गई। लगभग 1,500 बैंक और वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए।
जो पैसा बन रहा था वो कुछ ही हाथों में गया, जिससे एक माफिया क्लास का जन्म हुआ जिसने पूरी इकोनॉमी कंट्रोल कर ली। अमीर गरीब की खाई बहुत गहरी हो गई, और क्योंकि राजनीतिक रूप से कोई ढांचा नहीं बचा था, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में तानाशाह राष्ट्रपतियों का उदय हुआ, जिन्होंने बिना किसी रोक टोक के अपनी सत्ता पक्की कर ली। 5वां हिस्सा, विघटन के बाद के संघर्ष। एक मजबूत केंद्र के हटने के बाद हुई हिंसा और सिविल वॉर्स। सत्ता का केंद्र हटने से इन इलाकों में भारी अफरा तफरी मची। रशिया के अंदर ही चेचन्या और दागिस्तान में भयानक अलगाववादी आंदोलन हुए। तजाकिस्तान में तो 10 साल तक खौफनाक गृह युद्ध चला। जॉर्जिया में भी आज़ादी को लेकर हिंसा हुई। हालांकि चेकोस्लोवाकिया शांति से 2 देशों, चेक और स्लोवाकिया में बंट गया, पर युगोस्लाविया का हाल बहुत बुरा था। वो भयंकर हिंसा और युद्ध के बीच बोस्निया हिर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसे कई टुकड़ों में टूट गया। छठा और आखिरी हिस्सा, भारत की कूटनीति। पुराने सोवियत संघ से लेकर आधुनिक रशिया तक का सफर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलते दौर में भारत का रिश्ता कैसे इवॉल्व हुआ। एक दौर था जब यूएसएसआर के साथ रिश्ते बहुत ही भावनात्मक और आर्थिक मदद पर टिके थे। कश्मीर मुद्दे पर यूएसएसआर ने हमेशा भारत का साथ दिया, 1971 के युद्ध में मिलिट्री मदद की, और वहां हिंदी फिल्मों का एक अलग ही क्रेज था। पर यूएसएसआर के टूटने के बाद आधुनिक रूस के साथ ये रिश्ता एक बहुत ही व्यवहारिक और स्ट्रैटेजी बेस्ड पार्टनरशिप में बदल गया। आज रूस भारत के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और तेल की जरूरतों के लिए एक अहम साथी। रिश्ते का तौर तरीका बदला जरूर, पर उसकी गहराई वही रही। और इस दोस्ती के पीछे दोनों देशों की एक बहुत ही क्लियर सोच है, मल्टी पोलर वर्ल्ड, यानी बहुध्रुवीय विश्व की सोच। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी एक देश की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कई ताकतें होनी चाहिए, सुरक्षा सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हर देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। असल में ये सीधे तौर पर अमेरिका की उस यूनिपोलर हेजेमनी का एक बड़ा और मजबूत जवाब है जो 1991 के बाद शुरू हुई थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। 1991 में सोवियत संघ के पतन की गूंज आज भी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में साफ सुनाई देती है। ऐसे में दुनिया में तेजी से बदलते ताकत के ये नए समीकरण आने वाले कल का इतिहास किस तरह लिखेंगे, ये एक ऐसी पहेली है जिसे आने वाला वक्त ही सुलझाएगा, और इस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है।